Hello student, today we will start the next topic, looping or iterations. So let us start. Iteration or looping statement. Iterations or looping allow a set of instructions to be executed repeatedly until a certain condition is true or false. देखिए इटरेशन बोलें या लूपिंग बोलें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा. तो इटरेशन या लूपिंग हमें क्या अलाउ करता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जिसको हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक लिमिट टाइम्स तक या एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती रहे या फॉल्स होती रहे. तो कुछ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है, इटरेशन कहलाता है, लूपिंग कहलाता है. और वो बार बार जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो किसी पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन तक होने तक वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, या फॉल्स होने तक वो एग्जीक्यूट होते हैं. एज पर प्लेसिंग ऑफ कंडीशन टू बी टेस्टेड अ लूप में बी एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. देखिए हम जब लूपिंग यूज़ करते हैं, लूपिंग हम लोग हमारी कोडिंग के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो लूप हम लोग यूज़ करेंगे वो दो टाइप के होंगे और डिपेंड करेगा कि उनकी प्लेसिंग कंडीशंस क्या है. जो दो लूप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से एक लूप होगा एंट्री कंट्रोल्ड और एक होगा एग्जिट कंट्रोल्ड. हम किस लूप को एंट्री कंट्रोल बोलेंगे, किस लूप को एग्जिट कंट्रोल बोलेंगे, ये चीज़ें आपको जब हम लोग लूप यूज़ करेंगे तब जल्दी समझ में आएगी. फिलहाल मैं आपको एक बेसिक इनका डेफिनेशन बता देता हूँ कि कुछ लूप ऐसे होते हैं जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है और कंडीशन चेक होने के बाद उसके ब्लॉक के अंदर लिखेगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसमें पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद उसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. तो इस प्रकार के लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड या एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं. इन ईच कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज टेस्टेड प्री टेस्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट. ऐसे लूप के अंदर जो कंडीशंस होती है, मतलब एंट्री कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे एंट्री कंट्रोल लूप जिसके अंदर कंडीशन पहले टेस्ट होती है जिसको प्री टेस्ट कहा जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. Whereas in exit control statement are executed first then condition is tested. जबकि एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद जो कंडीशन होती है वो टेस्ट होती है. इसे पोस्ट टेस्ट भी कहा जाता है, विच एंश्योर्स एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट. क्योंकि अगर हम लोग एग्जिट कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर पहले जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर कंडीशन चेक होगी और नेक्स्ट टाइम वो स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होना या नहीं होना है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तो वो स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे. उसके बाद के टाइम्स पर डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. एज पर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन अ लूप में भी काउंटर कंट्रोल्ड और सेंटिनल लूप. अब हम लोग किसी लूप को कितनी बार चला रहे हैं या वो लूप कितनी बार चल रहा है वो काउंटिंग क्या कहलाती है. वैसे लूप क्या कहलाते हैं, काउंटर कंट्रोल्ड कहलाते हैं या सेंटिनल लूप कहलाते हैं. काउंटर कंट्रोल लूप्स आर एग्जीक्यूटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. जो काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं वो कुछ प्री डिफाइंड नंबर्स पर ही क्या होते हैं, रन होते हैं. मतलब मान लीजिए कोई लूप या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो यहाँ पे जो 10 है वो क्या हो गया, उसका काउंटर हो गया. मतलब वो लूप 10 बार चलेगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और जो कंट्रोल है या जो कंपाइलर है वो उसके नीचे लिखे स्टेटमेंट पर आ जाएगा. बट सेंटिनल लूप्स में बी स्टॉप एनी टाइम बाय गिविंग इट सेंटिनल वैल्यू. जबकि सेंटिनल लूप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या उनकी जो कंडीशंस होती है, एक सर्टेन स्टेप होती है, वो कंप्लीट होने के बाद वो लूप अपने आप क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं. तो उसे सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है जिस वैल्यू के ऊपर वो लूप एग्जिट हो जाता है या वो लूप ब्रेक हो जाता है. दैट इज नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी फोरकास्टेड. मतलब ऐसे लूप में हम लोग प्री डिफाइंड काउंटिंग नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर लूप कितनी बार चलेगा. तो ऐसे लूप्स को क्या कहा जाता है, सेंटिनल लूप. अब इसके बाद जो लूप होते हैं वो हमारी कंडीशंस के बेसिस पर भी कंडीशंस पे भी डिपेंड करते हैं. क्योंकि कितनी बार हमें लूप जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलाना होते हैं तो हम लोग इनफाइनाइट लूप्स का भी यूज़ करते हैं. अ बॉडी ऑफ लूप कंटेन अ ब्लॉक हैविंग स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड. हर लूप के नीचे एक ब्लॉक होता है जिसे बॉडी ऑफ द लूप कहा जाता है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है वो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं. और वो सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, वन बाय वन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है और हम लोग उस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं तो वो लिखे हुए स्टेटमेंट क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं.
तो ये फंडा होता है इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के लूप हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला होता है फॉर लूप। फॉर लूप किसे कहा जाता है? इन सिंपल यूज अ फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड एंड काउंटर कंट्रोल्ड लूप हैविंग फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। अगर हम लोग फॉर लूप की बात कर रहे हैं तो जो फॉर लूप होता है वो एंट्री कंट्रोल होता है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो लूप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो एंट्री कंट्रोल होते हैं या एग्जिट कंट्रोल होते हैं। तो फॉर लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होती है और कंडीशन चेक होने के बाद उसके जो ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। और इसे काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन करेंगे या ये लूप कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करता है। पहले से वो चीज़ें हमें पता होती है, इस कारण से हम लोग इसको क्या मानते हैं? काउंटर कंट्रोल, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस पॉसिबल होते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिंटेक्स लिखा हुआ है। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में फॉर लूप का सिंटेक्स लिखा है। ये सिंटेक्स आपको याद करना है, क्योंकि अगर आपको फॉर लूप के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये सिंटेक्स लिखना होगा। तो देखिए इसमें इस सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पे आता है इसके 3 पार्ट होते हैं। इस फॉर लूप के आगे एक ब्रैकेट होता है और इस ब्रैकेट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं ऐसा बोल सकता हूँ। और 3 सेक्शन में सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। हम लोग यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद हम लोग लूप के अंदर चले जाते हैं। लूप एग्जीक्यूट होकर वापस से अपडेट एक्सप्रेशन के ऊपर आता है। तो ये जो अपडेट एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी वो वैल्यू अपडेट होकर या तो माइनस में चली जाती है या बढ़ती चली जाती है, मतलब डिक्रीमेंट होता है या इंक्रीमेंट होता है। तो ये अपडेशन जो है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के लिए यूज़ होता है। और फिर फॉर के नीचे एक ब्लॉक होता है जो फॉर का ब्लॉक कहलाता है, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखे होते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो डिपेंड करेंगे कि कंडीशन के ऊपर कि उन स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट होना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर लूप लिखा है इंटीजर आई। इंटीजर आई लिखने से क्या हुआ, आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसका टाइप क्या है इंटीजर टाइप का और उसका नाम क्या है आई, और उस आई के अंदर आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी 1। तो किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? इनिशियलाइजेशन कर दिया। इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? कंडीशन पे आ जाएंगे। और इस कंडीशन पे आने के बाद आई की वैल्यू चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है? तो अभी हमने आई के अंदर कितना डाला था? 1। तो ऑब्वियस है कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से सीधे जंप करके पहुँचेंगे इस ब्लॉक के अंदर। और जब इस ब्लॉक के अंदर पहुँचेंगे तो इस ब्लॉक के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, system.out.println। और जब हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो थी 1 वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जब ये स्टेटमेंट ख़त्म होगा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे? अपडेट स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो आई की वैल्यू जो कि पहले 1 थी अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि आई प्लस प्लस है। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देना। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग फिर से कहाँ पे जंप करेंगे? इस कंडीशन के ऊपर, मतलब ये कंडीशन तो बार बार चेक होगी। कंडीशन आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2, और 2 इज़ लेस देन 10 होता है। ऑब्वियस है कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग यहाँ से वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे? इस ब्लॉक के ऊपर। और इस ब्लॉक में जो वैल्यू लिखी होगी, जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? आई की वैल्यू को प्रिंट करने का स्टेटमेंट। तो अब आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 2, मतलब पहली बार में 1 प्रिंट हुआ, दूसरी बार में 2 प्रिंट हुआ। अब हम लोग वापस से यहाँ पे आ गए। यहाँ से हम लोग वापस से जंप करते हुए यहाँ आई प्लस प्लस पे आ गए। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यहाँ से हम लोग वापस से यहाँ पर आए। आई की वैल्यू अभी भी 10 से छोटी है, मतलब कंडीशन ट्रू है। और कंडीशन ट्रू है तो हम लोग यहाँ से वापस कहाँ पहुँचेंगे? इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक के अंदर फिर से स्टेटमेंट लिखा है, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और अब प्रिंट हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से 1 2 3 प्रिंट हो गए। फिर वापस से हम लोग यहाँ ऊपर पहुँचेंगे। यहाँ पे फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, मतलब हो जाएगी 4 वापस से यहाँ पे चेक होगा, क्या 4 10 से छोटा है? तो यस कंडीशन ट्रू है। यहाँ से हम लोग वापस से ब्लॉक के ऊपर पहुँचेंगे। यहाँ पे वापस से स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 4। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 प्रिंट हो गए। इसी प्रकार से लूप चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी
और एक समय आएगा जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 11 जब 10 से चेक होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम लोग यहाँ से सीधे स्किप करके कहाँ जाएंगे, इसके नीचे वाले स्टेटमेंट पे, मतलब ये लूप अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर लूप काम करता है और इस फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो काउंटिंग है उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, लूप टू फाइंड इवन नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे भी फॉर लूप लगा रखा है और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस केवल एक बार होती है, जिसमें हम लोग एक बार वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को हम लोग अपडेट करते चले जाते हैं। और जब ये वैल्यू अपडेट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वैल्यू या तो 1 से आगे बढ़ती है या 2 से आगे या 3 से आगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 50 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है तो हम लोग अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अपडेशन पर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी 0 थी, 2 0 + 2 मतलब हो गया 2 और 2 असाइन हो जाएगा आई के अंदर और ये आई की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी, क्या 2 50 से छोटा होता है, यस होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग फिर से इस लूप के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, फिर इस लूप के बाद फिर अपडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, पहले 2 थी अब +2 हो गया मतलब 4 हो गई, 4 वापस से यहाँ पे आएगा, 4 = 50 होता है तो कंडीशन ट्रू है, वापस हम लोग नीचे आ जाएंगे, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 4। इस प्रकार से ये लूप चलता रहेगा और कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे वैल्यू 50 आएगी। जैसे ही 51 आया ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये फॉर लूप का फंडा हो गया कि हम लोग फॉर लूप को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और ये फॉर लूप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लूप भी होता है। इसके अलावा इसमें नीचे 2 प्रोग्राम और है जिसे आपको जब स्लाइड भेजी जाएगी तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल आप लोग नहीं पढ़े ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फैक्टोरियल के आप लोगों ने फैक्टोरियल निकालना नहीं सीखा है, तो इन 2 प्रोग्राम को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप के बारे में पूछा जाता है तो ऊपर की 2 लाइन लिखिए, उसका सिंटेक्स लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये 2 प्रोग्राम बना दीजिए, काफ़ी है, आप लोगों का फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएशन इन फॉर लूप्स की। तो अगर हम लोग फॉर लूप के वेरिएशंस की बात करें तो इसमें किस प्रकार का वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। अ फॉर लूप में कंटेन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड और अपडेट एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा। देखिए फॉर लूप के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि 3 सेक्शन होते हैं, पहले सेक्शन में इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरे में कंडीशन होती है, तीसरे में अपडेशन होता है। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाली जो प्रोसेस है और अपडेशन वाली जो प्रोसेस है वो मल्टीपल भी हो सकती है। आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं i = 0 और सम = 0, मतलब यहाँ पे मैं 2 वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ और 2 वेरिएबल को मैं अपडेट भी कर रहा हूँ, मतलब सम की वैल्यू भी क्या हो रही है ++ और i की वैल्यू भी क्या हो रही है ++ हो रही है। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 वैल्यूज़ को क्या कर सकता हूँ, इनिशियलाइज और अपडेट कर सकता हूँ। ऑप्शनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है और जो कंडीशन है और अपडेशन, ये 3 सेक्शन होते हैं। आप चाहे तो तीनों सेक्शन को ओमिट कर सकते हैं और चाहे तो केवल एक ही कंडीशन वाला सेक्शन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने केवल एक ही सेक्शन लिखा है तो इसमें केवल कंडीशन चेक होगी, इनिशियलाइजेशन और अपडेशन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाएगी। जबकि अगर आप इनफाइनाइट लूप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तीनों कंडीशंस जो लिखना होती है, तीनों स्टेटमेंट जो लिखना होते हैं उनको स्किप कर दीजिए, उसको ओमिट कर दीजिए, तो आपका जो फॉर लूप के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलते रहेंगे। एम्प्टी लूप इसको कहा जाता है, या सॉरी एम्प्टी लूप हम लोग बना सकते हैं और एम्प्टी लूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप के पीछे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। फॉर लूप में नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन लूपिंग बॉडी, दैट इज एम्प्टी लूप। इफ सेमीकोलन इज प्लेस्ड आफ्टर फॉर लूप देन एम्प्टी लूप इज क्रिएटेड। अगर आपने पीछे सेमीकोलन लगा दिया फॉर लूप के पीछे तो वो एम्प्टी लूप हो जाएगा और एम्प्टी लूप का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई स्टेटमेंट काउंट नहीं होगा। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड फॉर लूप कांट एक्सेस आउटसाइड द लूप। अब अगर आपने कोई वेरिएबल को लूप के अंदर डिक्लेयर किया है तो आप उस पर्टिकुलर लूप को या सॉरी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लूप से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने स्कोप के बाहर का वेरिएबल हो जाता है। ये स्कोप ऑफ द वेरिएबल हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आपको केवल अब इतना याद रखना है कि फॉर लूप में जो हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं या डिक्लेयर करते हैं उन वेरिएबल्स को आप लूप से बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की।
तो वाइल लूप जो होता है वो एक प्रकार का फॉर लूप का ही अल्टरनेटिव होता है, लेकिन कभी कभार हमें फॉर लूप हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, उसकी जगह हमें वाइल लूप यूज़ करना होता है। तो देखते हैं अपन वाइल लूप कैसे काम करता है। इन सिंपल यूज अ वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड एंड काउंटर कंट्रोल्ड और सेंटिनल लूपिंग स्टेटमेंट। जो वाइल लूप होता है वो देखा जाता है एक एंट्री कंट्रोल्ड या काउंटर कंट्रोल्ड सेंटिनल लूप होता है विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अंटिल डिफाइंड कंडीशन इज ट्रू, और ये तब तक एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट या इसको ऐसा लूप बोलते हैं जो एंट्री कंट्रोल्ड होता है या काउंटर कंट्रोल्ड भी होता है। अब देखिए अगर आप इसका सिंटेक्स देखेंगे तो ये काफ़ी सिंपल सिंटेक्स है एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप में हमें इनिशियलाइजेशन भी करना होता है, अपडेशन भी करना होता है। वाइल लूप में हमें केवल कंडीशन लिखना होती है, और जैसे हम लोग कंडीशन लिखते हैं हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और अपडेशन वाली प्रोसेस वाइल लूप के अंदर नहीं लिखना पड़ती। तो वाइल लिखा, अंदर कंडीशन आ गई और उसका एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पर क्या होता है हमारे जो लूप है वो काम करता है। तो देखिए यहाँ पर भले हमने कंडीशन के साथ में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं किया और अपडेशन नहीं लिखा, लेकिन हम लोग इसी टास्क को वाइल लूप में कर सकते हैं, लेकिन वो वाइल लूप से ऊपर होते हैं, वाइल लूप के अंदर होते हैं। आप एग्जांपल देखेंगे तो आप इस जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसको इजीली समझ पाएंगे कि वाइल लूप और फॉर लूप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, अपडेशन की जो प्रोसेस होती है, वो वाइल लूप में भी होती ज़रूर है, लेकिन उसको या तो वाइल लूप से ऊपर लिखा जाता है या वाइल लूप के अंदर लिखा जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक एग्जांपल है उसमें इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस वाइल लूप के जस्ट ऊपर हो रही है, मतलब यहाँ पे आई के अंदर हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, 1 असाइन कर रहे हैं, और वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग अंदर आ जाएंगे। फिर आई के अंदर हम अपडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो वाइल लूप के अंदर हो रही है। आई के अंदर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वापस इस लूप के बाहर जाएंगे, कंडीशन फिर से चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी थी, तो यस 2 इज़ लेस देन 10 होता है। हम लोग फिर से कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, और जब कंडीशन के अंदर आएंगे तो फिर से क्या होगा, स्टेट आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 होने के बाद फिर से आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे, आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, और 3 हो चुकी है तो यहाँ पे अब अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे, और लूप से बाहर आने के बाद फिर से आई की वैल्यू चेक होगी, क्या वो 10 से छोटा है, तो ये तो 4 था और ये 10 से छोटा है, तो ऑब्वियसली हम अंदर आ जाएंगे, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ पे आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो लूप है ये चलता रहेगा, और ये लूप चलेगा कितनी बार, 10 बार। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई हम लोग इस लूप पे आएंगे, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही फॉल्स होगी हम लोग इस वाइल लूप से बाहर निकलकर इसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, और इसके नीचे लिखे हुए जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो फॉर लूप होता है और जो वाइल लूप होता है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही लूप होते हैं। अब वाइल लूप ऑल्सो मे बी एम्प्टी और इनफाइनाइट। आप चाहें तो वाइल लूप को कैसा बना सकते हैं, एम्प्टी भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट लूप भी बना सकते हैं, और ये फॉर लूप जैसा ही काम कर सकता है। मतलब कहीं पर अगर हमें फॉर लूप को रिप्लेस करना है तो हम लोग वाइल लूप से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके साथ में ये जो एक और दिया हुआ है ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, जिसको आप लोग स्किप कर दीजिए, इसे मत पढ़िएगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल वाला फंडा आप लोगों को नहीं है। जो मैथ्स सब्जेक्ट जिनका होता है उनको इजीली समझ में आएगा कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। बाकी आप लोगों को एक सिंपल सा सिंटेक्स समझ में आ गया, और उसके ऊपर एक प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वाइल लूप के बारे में लिख कर आ सकते हैं। ये एंट्री कंट्रोल होता है, काउंटर कंट्रोल होता है, सेंटिनल लूप होता है, इसका सिंटेक्स आप लोग मेंशन कर सकते हैं, और इसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप वाइल लूप के बारे में लिख देंगे तो आपको सफिशेंट है कि आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है डू वाइल लूप, और डू वाइल लूप के बाद कौन सा लूप बेटर होगा, और इसके बाद एक जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो बाकी के टॉपिक है ये थोड़े से लेंदी भी है, लेंदी इन द सेंस मतलब आज के लेक्चर में हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें।
the do while loop. Unlike for and while loop, do while loop is exit controlled and counter controlled और sentinel looping statement. देखिए हम लोगों ने आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो while loop है, और while loop जो होता है वो exit control loop होता है. एग्जिट कंट्रोल्ड होता है क्योंकि इसके पहले के जो दो लूप हमने पढ़े थे, फॉर लूप और वाइल लूप, वो दोनों ही लूप जो थे वो एंट्री कंट्रोल्ड थे. एंट्री कंट्रोल्ड क्यों बोला गया था उनको? क्योंकि वहाँ पर पहले कंडीशन चेक होती थी. कंडीशन चेक होने के बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते थे या रिपीटेशन अप्लाई नहीं हो पाता था. लेकिन डू वाइल लूप जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है. मतलब यहाँ पर ये एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है. एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से ऊपर लिखे गए स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऊपर लिखे गए स्टेटमेंट दूसरी बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे. दूसरी बार इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार तो वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे. मतलब यहाँ पर लिखे गए स्टेटमेंट जो होते हैं वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होते ही हैं. उसके बाद सेकंड टाइम उनका एग्जीक्यूट होना डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकंड टाइम भी एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो फिर से कंडीशन ट्रू होती है तो थर्ड टाइम भी एग्जीक्यूट होंगे. लेकिन अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे. तो इस प्रकार से हम लोग जो डू वाइल लूप पढ़ते हैं ये एक प्रकार से एग्जिट कंट्रोल लूप काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर लूपिंग जो होती है वो जो कंडीशन जो होती है वो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होती है. तो देखिए ये इसका सिंटेक्स है. इस सिंटेक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले एक डू लिखा है और वाइल जो लिखा है वो नीचे लिखा है. मतलब यहाँ पे डू के अंदर लिखे गए जो स्टेटमेंट होते हैं, डू का खुद का अपना एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर लिखे गए जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर वाइल कंडीशन चेक होती है. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से जो कंट्रोल है वो वापस से कहाँ पहुँच जाता है? डू के ऊपर. मतलब इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट फिर से क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं. फिर वाइल आती है, फिर कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? डू के ऊपर. और अगर इसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, वाइल कंडीशन फेल हो गई, तो यहाँ से हम वापस ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे सीधे नीचे की तरफ. तो नीचे जो स्टेटमेंट लिखा होगा हम लोग उस पर पहुँच जाएंगे. तो इस प्रकार से ये सिंटेक्स काम करता है, और इस सिंटेक्स को आपको याद करना ज़रूरी है. अब इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल में इसको अपन क्रॉस कर देते हैं. अपन ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. आपको एक ही एग्जाम्पल को वहाँ पे एग्जाम्पल देना है. तो देखिए इंट आई इक्वल टू 1, आई के अंदर हमने 1 डाल दिया, एक वेरिएबल लिया आई, और उसके अंदर हमने 1 क्या कर दिया? असाइन कर दिया है. तो आई एक वेरिएबल हो गया जिसका डेटा टाइप हो गया इंटीजर. अब यहाँ पर हमने डू के अंदर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वैल्यू को प्रिंट करने की कमांड है, और यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. अब आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आउटपुट में 1 मिलेगा. और उसके बाद आई की वैल्यू को हमने कर दिया कितना? प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया. पोस्ट इंक्रीमेंट करने से क्या होगा? आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी. तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2. फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन 10 होता है, तो यस कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी. और कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से जो लूप है या जो कंपाइलर है वो कौन से स्टेटमेंट को पढ़ेगा? डू वाले को. मतलब हम लोग डू पे पहुँच जाएंगे. डू के अंदर लिखे हुए जो स्टेटमेंट है वो फिर से एग्जीक्यूट होंगे, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और कितनी प्रिंट होगी? 2. यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3. फिर वाइल कंडीशन में आ जाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 3. 3 लेस देन 10 होता है. फिर से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? डू के ऊपर. फिर से सिस्टम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और ये कितनी प्रिंट करेगा? 3. इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4. वाइल कंडीशन इसको ट्रू कर देगा. फिर से हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा. इस प्रकार से जो है हमारा लूप चलता रहेगा. और ये लूप जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 10, तो लास्ट जो नंबर होगा वो 10 प्रिंट होगा, क्योंकि 10 यहाँ पे आने के बाद हम लोग ऊपर पहुँचेंगे. यहाँ पे 10 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 11. 11 जो है कंडीशन को फेल कर देगा, इसलिए हम इसके बाद कहाँ पहुँच जाएंगे? नीचे. मतलब जैसे यहाँ पे 11 आया, कंडीशन फेल हो जाएगी, और कंडीशन फेल होगी तो हम नीचे आ जाएंगे, तो अब कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. तो इस प्रकार से हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट होते हुए हमें यहाँ पे मिलेंगे. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डू वाइल लूप. मतलब यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यू भी प्रिंट होती जा रही है, और बाद में कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है.
इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है और डू वाइल लूप भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विच लूप इज़ बेटर। हमने 3 टाइप के लूप पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इन तीनों में से कौन सा लूप ज़्यादा अच्छा है या कौन सा लूप हमें यूज़ करना चाहिए, तो ये हमें इस स्लाइड से पढ़ने को मिलेगा। जावा ऑफर्स 3 लूपिंग स्टेटमेंट, दैट इज़ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जावा हमें 3 टाइप के लूप प्रोवाइड करता है, एक तो होता है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वन लूप इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन अदर्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने होती है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा लूप कब यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। द फॉर लूप इज़ बेस्ट सुटेड वेयर नंबर ऑफ द एग्जीक्यूशन इज़ नोन इन एडवांस। हम लोग फॉर लूप का यूज़ उस कंडीशन में करते हैं जब हमें ये पहले से पता हो कि हमें हमारा लूप कितनी बार, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हमें उसको कितनी बार करना है या उसका एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा। मतलब अगर हमें पहले से ही पता हो कि किसी लूप को कितनी बार चलाना है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग कौन सा लूप यूज़ करते हैं, फॉर लूप। तो फिक्स नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस अगर हमें पहले से पता हो तो उस कंडीशन में फॉर लूप को यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। द वाइल एंड डू वाइल लूप आर मोर सुटेबल इन द सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट नोन दैट व्हेन लूप विल टर्मिनेट। वाइल और डू वाइल लूप का यूज़ हम लोग जनरली उस केस में करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन सा लूप कितनी बार चलेगा या कौन सा लूप कब टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेशन की पॉलिसी अगर हमें नहीं पता है तो उस कंडीशन में हम लोग जनरली वाइल लूप या डू वाइल का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कि लूप क्या चल रहा है, अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स चल रहा है। मतलब जब हमें लूप के लिए कंडीशंस नहीं पता होती, उसके काउंटर्स हमें नहीं पता होते, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वाइल या डू वाइल लूप का। द डू लूप एंश्योर्स एटलीस्ट वन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन सिंस इट इज़ एग्जिट कंट्रोल लूप। द डू वाइल लूप एंश्योर्स एटलीस्ट वन टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन सिंस इट इज़ एग्जिट कंट्रोल लूप। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डू वाइल लूप होता है उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका एक और मेन पॉइंट हम लोग इस पर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट है जो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर जो यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें इस बात की श्योरिटी मिल जाती है कि एक बार लूप यूज़ करने के बाद उसको दूसरी बार यूज़ करना है या नहीं, ये यूज़र एज ए इनपुट हमें प्रोवाइड करता है और उसके इसी इनपुट के बेसिस पर हम लोग उस लूप को सेकंड टाइम फिर से एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिसाइड हो पाता है। तो मतलब अगर किसी सिचुएशन को हमें एक बार एग्जीक्यूट करना हो और बाद में उसको रिपीट करना है या नहीं, ये अगर यूज़र के ऊपर छोड़ना है, तो उस केस में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेटर कंडीशंस थे जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब हमें कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, कब कौन सा लूप यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके 3 लूपिंग स्टेटमेंट थे जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा भी जाता है और आपको उस समय बताना आना भी चाहिए कि कब कौन सी सिचुएशन को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और मतलब एक जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए उसमें लूप का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। आप जितने भी पैटर्न्स बनाएंगे, आप जितनी भी कंडीशंस डालेंगे, कितनी बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आपको बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। और जब स्टेटमेंट को आपको रिपीट करना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि आपको क्या करना आना चाहिए, आपको लूप का यूज़ करना आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जंप स्टेटमेंट इन जावा। जावा के अंदर कुछ जंप स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना हो तो हम लूप यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को हमें एग्जीक्यूट करना हो तो हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट को हमें स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करना होता है, या अगर हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जंप करना होता है। कितनी बार हम लोग लूप यूज़ कर रहे हैं तो लूप को हमें बाईपास करके सीधे नीचे, लूप को ब्रेक करके हमें सीधे नीचे आना होता है। मतलब जहाँ लूप खत्म हो रहा है, उसके ब्रैकेट के ब्लॉक खत्म हो रहा है, उसके नीचे हमें आना होता है। तो उस कंडीशन में हमें जंप स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। जावा ऑफर्स 3 जंप स्टेटमेंट, और जावा हमें कितने स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, जंप टाइप के 3 टाइप के। एक होता है रिटर्न, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू।
आपको इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए कि जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं और किस केस में इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। आप रिटर्न स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द कॉलिंग मॉड्यूल और टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका जो सिस्टम का कंट्रोल है, मतलब लाइन बाय लाइन जब कंपाइलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो आपने कहीं पर अगर रिटर्न लिखा है तो वो रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, कंपाइलर उसको पढ़ के या तो अपने जो कॉलिंग मॉड्यूल है वहाँ पे चला जाएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाएगा। हाउएवर जावा प्रोवाइड सिस्टम डॉट एग्जिट मैथड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जबकि जावा हमें इस चीज़ के लिए, मतलब अगर हम प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए जावा हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग सिस्टम डॉट एग्जिट के नाम से यूज़ करते हैं। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट जनरली हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब आपका मेन प्रोग्राम होता है और मेन प्रोग्राम के अलावा आप एक सब फंक्शन या एक मेथड डिक्लेयर करते हैं और उस मेथड से अपना टास्क कंप्लीट करके जब आप वापस से अपने मेन प्रोग्राम की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट आपके उस फंक्शन से आपके कंट्रोल को कहाँ ले आता है, मेन फंक्शन में ले आता है और आप वहाँ से अपना आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट को आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा। हम लोग जनरली सब मॉड्यूल से मॉड्यूल में लाने के लिए या कॉलिंग मॉड्यूल तक पहुँचने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक की। द ब्रेक इज यूज विथ फॉर, वाइल, डू वाइल एंड स्विच स्टेटमेंट विच इनेबल्स द प्रोग्राम टू स्किप ओवर सम पार्ट ऑफ द कोड एंड प्लेसेस कंट्रोल जस्ट आफ्टर द नियरेस्ट क्लोजिंग ऑफ द ब्लॉक। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। देखिए ब्रेक कीवर्ड देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि जो स्विच स्टेटमेंट होते हैं उसमें हर केस के नीचे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट करते क्या है बेसिकली, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होते हैं वो सीधे जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट कंपाइलर पढ़ता है वो आपको उस जिस लूप के अंदर उसको लिखा गया है या जिस कंडीशंस के अंदर उसको लिखा गया है वो उस कंडीशन या उस लूप के जस्ट बाहर, मतलब उसका ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रहा है, ब्लॉक जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके बाहर आपको ला के छोड़ देगा, मतलब उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। लेकिन उस लूप के अंदर के लिखे, ब्रेक के बाद के लिखे जो स्टेटमेंट होते हैं वो सारे स्किप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। एट अ टाइम कभी भी हम लोग लूप से बाहर आने के लिए या कंडीशन को ब्रेक करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट नहीं होता, यहाँ पे पूरा आपका जो टर्मिनोलॉजी वो पूरी ब्रेक नहीं होती। यहाँ पे केवल और केवल क्या होता है कि आप उस लूप से, उस कंडीशन से बाहर आ जाते हैं। इसलिए इसको लूप को टर्मिनेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है या इसको टर्मिनेशन के लिए भी इसको टर्मिनेट ऑफ द लूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये लूप से आपको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब उसके बाद थर्ड होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, इसको भी हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं लेकिन स्विच के अंदर इसको यूज़ नहीं करते। एंड वर्क लाइक अ ब्रेक, ये भी ब्रेक जैसे ही काम करता है। दैट इज़ ऑल्सो स्किप द स्टेटमेंट, मतलब ये भी क्या करता है, स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। जहाँ पे आपने कंटिन्यू लिखा होगा उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सारे स्किप हो जाएंगे। अनलाइक ब्रेक, इट फोर्सेज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप बाय स्किपिंग इन बिटवीन कोड एंड कंटिन्यू द लूप। अब अनलाइक द ब्रेक, ये ब्रेक के समान काम थोड़ा बहुत नहीं करता। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपको लूप के नीचे ले आता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ले जाता है। तो मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ब्रेक से। बाकी ये जरूर है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो ब्रेक जैसा ही काम करता है, मतलब ब्रेक भी उसके नीचे लिखे स्टेटमेंट को लूप के अंदर या कंडीशन के अंदर लिखे स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। कंटिन्यू भी वही करता है, लेकिन कंटिन्यू का जो कंट्रोल है वो आपको कहाँ पहुँचा देता है, जहाँ से आपका लूप स्टार्ट हुआ था, और ब्रेक आपको कहाँ पहुँचा देता है, जहाँ पे आपका लूप ख़त्म हो रहा है। तो ये दो इसमें बेसिक डिफरेंस है। और इन तीन जंप स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग जनरली हमारे कोडिंग के अंदर करते हैं। अब देखिए, आप अगर इनको समझना चाहें तो इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये वाइल कंडीशन लिखी है, वाइल के अंदर कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगी है वो एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही हमने यहाँ ब्रेक लिखा तो ब्रेक देखने के बाद जो कंपाइलर है वो सीधे आपको कहाँ ले जाएगा, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे ले जाएगा।
अब अगर ये थर्ड स्टेटमेंट के बाद ले जाएगा तो सीधी सी बात है कि ब्रेक के नीचे लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ब्रेक का क्या काम हुआ आपको समझ में आया होगा। वाइल लूप पूरा, वाइल इवन इफ कंडीशन भी टर्मिनेट हो गई और वाइल लूप भी टर्मिनेट हो गया और आप लोग सीधे वाइल लूप जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके नीचे आ गए। वैसे ही फॉर लूप के अंदर भी ये कंडीशन लिखी है, ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिखा अपन ने, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, उसमें इफ कंडीशन लगाई, कंडीशन के अंदर हमने ब्रेक लिखा और जैसे ही ब्रेक आया तो जो कंट्रोल है वो सीधे कहाँ आ जाएगा, जहाँ पे आपका फॉर लूप ख़त्म हो रहा है उस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके नीचे लिखे, इस ब्रेक के नीचे लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। वैसे ही काम ये डू वाइल में भी करेगा। जैसे डू के अंदर लिखे हमने डू के अंदर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, उसमें फर्स्ट इफ कंडीशन लिखी, ब्रेक लिखा और जैसे ही ब्रेक आया तो यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधे हम लोग थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे वाइल की टेस्ट कंडीशन भी चेक नहीं हो पाती और हम लोग सीधे नीचे मूव कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाते हैं, ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइल कंटिन्यू की। तो देखिए वाइल यहाँ पे कंडीशन लिखी है, फिर स्टेटमेंट 1 है, फिर इफ कंडीशन है, उसमें फिर अपन ने कंटिन्यू यूज़ किया हुआ है और जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड आया तो उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए, हमारा कंट्रोल सीधे वाइल कंडीशन पे चला जाएगा और वाइल क्या हो जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम फॉर लूप के साथ होगा, यहाँ पे भी कंटिन्यू लिखा है तो जो कंट्रोल है वो सीधे कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप के ऊपर। और वैसे ही अगर यहाँ पे कंटिन्यू आता है तो जो हमारा स्टेटमेंट है, मतलब मैं ये कहूँ कि जो कंट्रोल है वो वाइल कंडीशंस पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करते हैं और ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्टेटमेंट के कंट्रोल हैं उनको जंप कर सकते हैं। तो ये जंप स्टेटमेंट थे, इन पे इंडिविजुअल आपको शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ द वेरिएबल की। तो देखिए कि कैसे वो काम करता है। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ये लास्ट स्लाइड है हमारे आज के चैप्टर की भी, आज के वीडियो लेक्चर की भी और इस चैप्टर की भी। इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इजी टास्क है। इन जावा अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग देम। आप जब भी जावा की कोडिंग करेंगे तो आप वहाँ पे किसी भी जगह पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको डिक्लेयर करने के बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो आपको उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। द एरिया ऑफ प्रोग्राम विद इन विच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल नॉन एज इट्स स्कोप। एक ऐसा एरिया प्रोग्राम का जहाँ पे आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, वो उस वेरिएबल के लिए क्या कहलाता है, स्कोप कहलाता है। अब वेरिएबल कैन बी एक्सेस विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। अब जितने भी वेरिएबल होते हैं वो हमेशा उस ब्लॉक में एक्सेस किए जा सकते हैं जिस ब्लॉक में उनको डिक्लेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे इंटीजर x एक वेरिएबल है जो इस बड़े से ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो x का यूज़ हम इस ब्लॉक में कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि x का जो स्कोप है वो इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक के बीच में हमेशा रहेगा। मतलब आज ब्लॉक में कहीं पर भी x लिखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसे ही अब इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगा रखी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, और इफ़ का जो ब्लॉक है उसमें हमने इंटीजर y इक्वल टू 5 लिया हुआ है। मतलब y एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और उसमें हमने 5 की वैल्यू असाइन की हुई है। अब y जो है वो इफ़ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो y का जो स्कोप है वो केवल ये ब्लॉक है। मतलब इस ब्लॉक के अंदर y आइडेंटिफाई होगा। अगर आप इस ब्लॉक के बाहर कहीं पे y लिखेंगे तो y आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। तो इस कारण से ये जो ब्लॉक हुआ ये y का स्कोप कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग z की बात करें तो z जो है वो एल्स ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया है, जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर वैल्यू 3 असाइन कर रखी है। तो z का जो स्कोप होगा वो केवल ये ब्लॉक होगा। z को आप इस ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बार बार उसको लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप z को इन दो ब्लॉक के बाहर लिखेंगे तो z एक एरर दे सकता है। और वैसे ही ये z का क्या कहलाएगा, स्कोप कहलाएगा। और इंटीजर x के लिए आप x को पूरे प्रोग्राम में इस ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी, इवन आप लोग इफ़ ब्लॉक के अंदर भी x को लिख सकते हैं, एल्स ब्लॉक के अंदर भी आप x को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन x को यहाँ पे यूज़ करने पे कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि x का जो स्कोप है वो इस पूरे ब्लॉक के लिए है। तो ऑब्वियस है कि जिस वेरिएबल को जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया जाता है वही उसका स्कोप भी होता है। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है
हो सकता है वाइवा में पूछा जाए, या यही कंसेप्ट थोड़े टाइम पहले फॉर लूप में भी आया था, जहाँ पे स्कोप की बात हुई थी। मैंने आपको कहा भी था कि हम स्कोप ऑफ द वेरिएबल इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये वही टॉपिक था। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब आने वाला जो चैप्टर होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।